अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। FBI चेयरमैन की तैनाती मुतनाज़ा बन गई। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जो फिर आज कौमी असेंबली में गरजे, और मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटिशन भी दायर हो गया। और हम मेयर कराची से सुनेंगे कराची के तजावुजात के हाल के हवाले से। लेकिन हम शुरू करते हैं FBI के चेयरमैन की पे बात करते हैं। अगर हम कि एक आपको मालूम होगा कि आज उनकी एजाजी तौर पर उनका ओहदा दे दिया गया है शबर जैदी साहब को FBI के चेयरमैन का। लेकिन दूसरी जानिब काबीना डिवीजन के एतराज़ात भी थे। आपको अपनी स्क्रीन से भी नज़र आ रहे होंगे कि एक इजलास हुआ था और उसमें सीनियर अफसरान ने एतराज़ किया था शबर जैदी की तैनाती के हवाले से, और ये इजलास 6 मई 2019 को हुआ था। एतराज़ात तसादात के टकराव के हवाले से हैं क्योंकि वो निजी कंपनी के साथ काम करते रहे हैं। इसके अलावा एक एतराज़ ये भी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आया है कि एक निजी, या जिसको कहेंगे कि निजी कंपनी में काम करते रहे थे लेकिन उनको बाहर से लाया गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला उसे कैसे गोल किया गया, उनको एजाजी ओहदा दिया गया, नोटिफिकेशन आज जारी भी हो गई है। लेकिन ये जो ऑनरेरी पोजीशन है, एजाजी ओहदा है, इसके हवाले से शबर जैदी साहब खुद क्या कहते रहे हैं, सुनिए। अपने मेहमानों का तारफ़ करा दूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मलिका बुखारी साहिबा, जो इंसाफ और कानून की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानब हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और शैला रजा साहिबा जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और विमेंस डेवलपमेंट की मिनिस्टर भी है सिंध में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मलिका साहिबा, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। शबर जैदी साहब का अभी मैंने क्लिप चलाया था और उसमें हमने यही सुनाया था कि वो क्या समझते हैं कि ऑनरेरी पोजीशन जो लेते हैं, जो प्रो बोनो काम करते हैं, वो क्यों करते हैं। वो इक़्तिदार के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, वो फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। तो आप क्या समझती हैं, या इंटरेस्ट के लिए करते हैं, मफाद के लिए करते हैं, तो आप क्या समझती हैं? अब उनको एक एजाज़ी ओहदा उनको दे दिया गया है, क्या वो फ़ायदा उठाने के लिए ले रहे हैं? ये उनके अल्फाज हैं। देखिए, आई डिडंट हियर द क्लिप, बट जहाँ तक मैं शबर जैदी साहब के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, शबर जैदी इज़ द अथॉरिटी ऑन। आपको हम दोबारा सुना देते हैं, क्लिप दोबारा सुनाइए। इनमें से कौन सा है फिर मलिका साहिबा? आई थिंक ऑब्वियसली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, छोटे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मैं उनको ऑब्वियसली इतना नहीं जानती, बट मैं जितना मैंने उनके बारे में सुना है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है, ऑन द रिकॉर्ड है कि ऑनरेरी पोजीशन हो जस्ट ऑन इट्स ओन, बट जस्ट ऑन इट्स ओन अंबर आई थिंक इट लैक्स क्रेडेंस इन टर्म्स ऑफ, आई मीन जस्ट इस क्लिप के इतने पोर्शन पे मैं शबर जैदी की पूरे करियर को डिसाइड नहीं करूंगी, उनकी ऑनरी अपॉइंटमेंट के ऊपर बेसिस नहीं करूंगी हर चीज़ का, बट मैं आपको शबर जैदी की अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगी वेदर इट इज़ लीगल और नॉट। शबर जैदी जो है, ही इज़ द अथॉरिटी ऑन टैक्सेशन इन पाकिस्तान। बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, उनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है। आपने कल कुछ टॉक शोज पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने, एक्सपर्ट्स इन टैक्सेशन को, बिजनेसमैन को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिया, उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि शबर जैदी की अपॉइंटमेंट कैसी है? कोई शक नहीं है, उनकी जो साख है, उनकी जो रेपुटेशन है, अच्छी है। इट इज़ गुड, एंड द पॉइंट इज कि वो लीगली भी इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही फैसला है लीगली। उससे कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा, कोई लीगल प्रोविजन वायलेट नहीं हो रही, उससे इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। आज नफीसा शाह साहिबा ने भी जस्ट लेट मी कंप्लीट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है कि जी मैं चाहती हूं कि आप सुने और फिर उस पर जवाब दें। नफीसा शाह साहिबा ने क्या कहा था, इंटरेस्ट के हवाले से सुनते हैं। खुद शबर जैदी साहब लिटिगेंट है, उन्होंने एतराज़ात किए हैं FBI के ऊपर कि हमारे ऊपर आपने टैक्स गलत लागू किया है। तो क्या अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? पता चला है कि वो ऑनरेरी पोजीशन में सर्व करेंगे। तो हमारे ये सवाल है कि आप अगर इधर आ रहे हैं तो या आप पावर ग्रैब करने के लिए आ रहे हैं या पैसे बनाने के लिए, क्योंकि अपने आप के अल्फाज हैं। दूसरा हमारा ये सवाल है हुकूमत से, अगर एक रिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो क्या आप कानून से बाहर जाकर आप अपॉइंट करेंगे? वजीर आजम साहब अब बादशाह बन गए हैं। जी जवाब। जी देखिए, ये तो सियासत अनफॉर्चुनेटली काबीना डिवीजन भी सियासत, पीपीपी जो भी मलिका साहिबा काबीना डिवीजन भी सियासत कर रही है। Amber, you'll have to let me speak. The point is because नफीसा शाह साहिबा सिर्फ नहीं कह रही। The point is that नफीसा शाह साहिबा इन ऑपोजिशन का जो बिहेवियर रहा है आज भी नेशनल असेंबली में हमेशा रहता है, ये हर इशू पे सियासत खेलते हैं।
पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आई डोंट थिंक इनके इंटरेस्ट में है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं कभी इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती ऑपोजिशन के लिए, बट जो इनका रवैया मैंने पिछले महीने देखा है और आज भी देखा है, जिस किस्म की इनकी एक्शंस है, जिस किस्म का इनका बिहेवियर है और जिस तरह से ये पाकिस्तान के नेशनल इशूज़ को डील करते हैं, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के हक में नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि शब्बर जैदी की अपॉइंटमेंट बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है, ऐसा कानूनी किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब पैदा होता है जब आप कोई चीज़ ले अवेल करें अपने ऊपर कोई गेन लेने के लिए। शब्बर जैदी की बहुत अच्छी टैक्स प्रैक्टिस है, वो एक बहुत बड़ी फर्म के पार्टनर हैं, उसके थ्रू वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। एक्चुअली उनका पेक्यूनरी लॉस हो रहा है इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू। ऑनरी बेसिस पे जब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं आप कोई पैसे नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका पेक्यूनरी लॉस हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ आई डोंट नो। दूसरी बात ये है कि एस्टा कोड की स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट नंबर 133 ये कहती है कि जब भी आपके पास कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो तो आप उस कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट। उसके अलावा एक तिवाना साहब का केस है जिसके अंदर ये क्राइटेरिया लेड आउट है कि ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी सेक्टर का, जैसे जजेस होते हैं, वो पहले बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, उसके बाद वो जज बनते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस उनको इनएलिजिबल तो होल्ड नहीं करता है ना। इसी तरह शब्बर जैदी साहब का एक्सपीरियंस उनके लिए एक एडवांटेज है, वो उनकी डिसएबिलिटी या उनकी डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट नहीं बन सकता है। नहीं बन सकती, ठीक है, आर्गुमेंट फ्लॉड है। ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मफादात का टकराव इसमें आपको नजर आता है शब्बर जैदी साहब की तैनाती के हवाले से? देखिए, मैं आपके सामने 3 नुकात पेश करूंगा। पहला नुक्ता जो है वो इंटेग्रिटी का है। शब्बर जैदी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग बग़ैर पैसे के काम करते हैं, यानी प्रो बोनो काम करते हैं, या वो चोरी करने आते हैं और या वो ताकत को ग्रैब करने के लिए आते हैं। मैं पर्सनली उनकी इस गुफ्तगू से इख्तलाफ करता हूँ। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कौम को, मुल्क को सर्व करना चाहते हैं और उस नीयत से आते हैं, और पैसा कमाना उनकी नीयत नहीं होता, इस वजह से वो प्रो बोनो काम करते हैं। लेकिन शब्बर जैदी साहब ऐसा बयान देने के बाद एक इंटेग्रिटी का इशू खड़ा हो जाता है कि जो वो बात कह रहे हैं क्या उस पर बिलीव करते थे, क्या वो गलत बयानी से काम ले रहे थे, और अगर वो इस बात पे बिलीव करते हैं तो फिर वो इंटेग्रिटी कहती है कि वो प्रो बोनो या ऑनररी पोजीशन अब ना लें और सिर्फ उसी वक्त काम करें जब उनको उसके पैसे मिल रहे हों, ताकि उनके अपने जहन के मुताबिक ना चोरी का शायबा रहे और ना इस बात का कि वो पावर ग्रैब करने आए। दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो प्रोसेस का है। आपको याद होगा एक काफ़ी बड़े क्रिएटिव आदमी थे अली अरशद हकीम साहब, और पीपल्स पार्टी के ज़माने में उनको FBR का हेड मुकर्रर किया गया था। जी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा प्रोसेस को ले आउट किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप बग़ैर एडवर्टाइज़ किए, बग़ैर कंपटीशन के, यानी आप एडवर्टाइज़ करेंगे, लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू का एक प्रोसेस होगा और एक कंपेटिटिव पोजीशन से, तरीक़ाकार से आप उनको अपॉइंट करेंगे। तो शब्बर जैदी साहब के केस में वो इस्लामाबाद की रूलिंग या जजमेंट वो भी थोड़ी सी ओवररूल हुई है। मुसद्दिक मलिक साहब, जाहिर है जैसे मलिका साहिबा कह रही हैं कि ये गैर कानूनी तो नहीं है, उनको एजाजी ओहदा दिया गया है। दूसरी जानिब 2013 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो उन्होंने ये ओहदा दिया था, जिसकी वजह से ये फैसला आया था अरशद हकीम के हवाले से। नहीं, मेरे ख्याल में अली अरशद हकीम साहब को पीपल्स पार्टी ने किया था, नवाज शरीफ की हुकूमत ने नहीं किया था। पीपल्स पार्टी से पहले वो अपॉइंट PMLN की हुकूमत से पहले अपॉइंट हुए थे और जरदारी साहब की हुकूमत के आखिरी अय्याम में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मैं थोड़ा सा इसकी तस्हीह करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, हमने भी यकीनी तौर पे कोई ऐसी अपॉइंटमेंट ज़रूर करने की कोशिश की होगी, लेकिन जब एक आ जाए फ़ैसला और जिसमें बता दिया जाए कि तरीक़ाकार क्या है, तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऐसा करना नंबर 1 कानून की खिलाफ वर्जी है और नंबर 2 यकीनी तौर पे कोई ना कोई इसको अदालत में लेकर जाएगा और इस तकर्री को रोक देगा, जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तीसरा और अहम नुक्ता जो है वो यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करूंगी मलिका साहिबा ने, साहब, जो आपने 3 नुकात जो उठाए थे वो दुरुस्त हो? नहीं, मैंने अभी तक आपके सामने 2 नुकात पेश किए हैं, एक प्रोसेस का और एक इंटेग्रिटी का। अभी तीसरा नुक्ता मैं कॉन्फ्लिक्ट का पेश करने जा रहा था, मगर आप पहले अपनी बात कर लीजिए। नहीं, आप अपना नुक्ता ज़ाहिर है बता दीजिएगा। हम चाहते हैं शैला साहिबा को भी, क्योंकि मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। जी बताइए। जी, तीसरा नुक्ता जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जैसे मलिका साहिबा ने कहा
कि वकील जब जज बनता है तो वो तमाम उम्र के लिए जज बनता है। अगर शब्बर जैदी साहब ये कह रहे हैं कि वो कभी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कभी दोबारा वो तमाम सेठ या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जिनका टैक्स मामलात पे वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं अदालतों में भी और FBR के साथ भी, वो वापस नहीं जाएंगे, तो ठीक है, हम एक हद तक उनकी बात पे एतबार करेंगे। लेकिन अगर बाद में उन्हें वापस उन्हीं इसी बड़ी प्रैक्टिस में वापस जाना है और इन्हीं सेठों और इन्हीं बड़े बड़े लोगों को जिनके टैक्स के मसाइल वो लेकर FBR के पास जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट का शायबा पड़ता है और उनको ये क्लैरिटी देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में ऑफशोर कंपनियों का, ये पैनामा केस के ज़माने में बहुत जिक्र चला था, तो एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, गालिबन उमर चीमा साहब ने उनको कहा, बिल्कुल, और उस ज़माने में उमर चीमा साहब ने गालिबन, अगर मैं मुगालता नहीं, या किसी और साहब ने उनसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो ऑफशोर कंपनियां बनी हैं वो आपके क्लाइंट्स ने बनाई हैं और आपने उनको एडवाइज़ किया है ऑफशोर कंपनियां बनाने पे, जिसमें शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि ये दुरुस्त है लेकिन मैंने कोई इल्लीगल चीज़ नहीं की, यकीनी तौर पे नहीं की होगी, लेकिन अब क्योंकि वो FBR के चेयरमैन बन रहे हैं तो उम्मीद ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि वो तमाम क्लाइंट्स जिनकी ऑफशोर कंपनियां उन्होंने खुलवाई हैं या उनको एडवाइस किया है, या वो तमाम क्लाइंट्स जिनको उन्होंने एडवाइस किया है टैक्स मैटर्स पे कि किस तरह टैक्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, और वो तमाम मामलात जो उनको मालूम हैं कि किस किस जाविये से किस किस शख्स ने सिर्फ तरीक़ाकार नहीं टैक्स चोरी किया है या टैक्स ऑप्टिमाइज़ किया है और टैक्स एवेड किया है, अब वो उनको पकड़ेंगे, ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी ठहरेगी। ठीक है, आपका जो तीसरा नुक्ता है वो भी सामने आ गया। शैला साहिबा, देखिए, शब्बर जैदी की जो रेपुटेशन है, उनकी साख है बहुत अच्छी है, इंतहाई काबिल इंसान है, यही सब कहते हैं, और अगर वो समझते हैं कि टैक्स एवेशन कैसी की जाती है या कैसे गोल मोल किया जाता है, तो यानी कि वो दोनों तरफ खेल सकते हैं ना, वो समझते हैं कि फिर पकड़ते भी कैसे हैं। शैला साहिबा, देखिए, अब मामलात ज़रा दूसरे हो गए। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है मुसद्दिक मलिक साहब ने बात कर ली और नफीसा की भी बात बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। अब सिर्फ बात ये रह गई है कि इतना बड़ा बयान देने के बाद शब्बर जैदी साहब को अगर वो इनकार नहीं करेंगे कि वो ऑनररी ये पेशकश कबूल नहीं करते, तो फिर उनका राइट बनता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खुद असूलों वाले आदमी है तो उन्हें ये नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब वो नहीं कर रहे तो फिर उनका तहरीक इंसाफ का मिलाप बिल्कुल सही है। क्योंकि इमरान साहब कहते थे कि आज़ाद लोग इसलिए जीतते हैं कि वो आज़ाद लोग इसलिए खड़े होते हैं कि जब वो जीत जाएं तो उसके बाद पार्टीज़ को ब्लैकमेल कर कर अपने लिए रास्ता हमवार कर सकें, और फिर उसके बाद उन्होंने आज़ाद जो हैं उनको ग़ुलाम बनाया और 14 आज़ाद लोग जो हैं हमने देखा कि वो शामिल हुए पंजाब के उसमें। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग अपने ही उसूल से कैसे हट जाते हैं। लेकिन मैं तो समझी थी कि शब्बर यहाँ एक दिलचस्प बात जो मामला उठाया था मलिका साहिबा ने, उस पर भी मैं आपसे सवाल यहाँ करना चाहती हूँ। आज जो कौमी असम्बली में उधम मचा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर भी की थी, खिताब भी किया था, जब मुराद सईद उठे थे बोलने तो फिर बहुत शोर मचा था। आप भी क्योंकि डिप्टी स्पीकर रही हैं, आपको भी पता है कि इस तरह से हैंडल करना, निमटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऑपोजिशन करना क्या चाहती है? मुराद सईद अगर जवाब दें, बोलना चाहें, तो क्या हर्ज क्या है? मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं जी, और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत क्या ये चाहती है कि ऑपोजिशन नहीं जी, मेरा रोज़ा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हुकूमत ये चाहती है कि ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट से राब्ता तोड़ ले और बाहर सड़कों पे धरना दे? हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने जो कुछ करना है एहतजाज वो पार्लियामेंट में ही करेंगे। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, हम यहाँ पे अपना एहतजाज करेंगे और हमारा हक़ है एहतजाज करने का। जिसको जवाब देना है जिस तरीके से दे। हम भी कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के क्लिप सुनाऊंगी और फिर मुराद से का भी सुनाऊंगी, उन्होंने क्या कहा था कौमी असेंबली में। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी।
IMF इस मुल्क का स्टेट बैंक का हेड और FPR का हेड का फैसले कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि IMF ने वजीर खजाना पे, इंटीरियर फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, स्टेट बैंक पे, FBR पे कब्जा कर लिया है। जब ऐसे लग रहा है कि IMF से नेगोशिएट करेगा तो फिर इस मुल्क के अवाम को तकलीफ जरूर होगा। ये अब PTI की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये IMF की हुकूमत है। मुराद सईद साहब जब उठे, बोलना चाहे तो बहुत शोर मचा। ऑपोजिशन के नुमाइंदे जो रुकन हैं वो उन्होंने घेरा डाल लिया था स्पीकर के डायस के सामने, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी सुन लेते हैं। ये मरूसी एक्सीडेंटल चेयरमैन यहाँ पे आके बात करता है, फिर हिम्मत नहीं है कि सुन ले। इसकी काबिलियत ही क्या है, इसको क्या समझ है, इसको क्या समझ है सियासत की। इसने क्या देखा है, मेरे और पाकिस्तान के बच्चों को लूटा, उनके पैसे से अपने लिए यहाँ पे जायदादें बनाई। ये बात करेगा, इसने तो हिम्मत नहीं है। एक पर्ची लहरा के हमारे पास आ गया कि मैं चेयरमैन बन गया। मजाक है क्या? आपको पाकिस्तानी कौम का क्या पता, आपको पाकिस्तानी कौम का क्या पता। स्पीकर साहब, इनमें से किसी को भी हम आज की बात नहीं बोलने देंगे। मलिका साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन ने जिस तरह से शोर मचाया, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब बोलना चाह रहे थे, पहले मुराद सईद को मौका दिया गया, लेकिन जो जवाब दे रहे थे मुराद सईद, वो बात कर रहे हैं IMF की, वो बात कर रहे हैं महंगाई की, वो कह रहे हैं कि उनको सियासत नहीं आती। देखिए, ऑब्वियसली अगर असेंबली के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो तो इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट वे फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल असेंबली के अंदर जहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, वहाँ पे माहौल अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी बातें होनी चाहिए और ऐसे इश्यूज डिस्कस होने चाहिए जो आवाम के हक में हो। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो दोनों पार्टीज कहूट्स में हैं, ये अपने लिए तो सारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और हर चीज़ को एग्री करते हैं किसी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में या स्पीकर के साथ मीटिंग में, और बाहर आके ये उस सारे रूल्स को भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंस है, हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, बट ये उस ऐवान के अंदर सिर्फ अपनी बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बिलावल साहब आते हैं, अपनी स्पीच करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि कोई उन पर तनकीद ना करे। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है, Dissent is the beauty of democracy and Bilawal has to hear other people speak. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या जवाब सुनना नहीं पसंद करते, ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं पसंद करती, मामला क्या है? अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि जवाब जो है उसी का ऑन रिकॉर्ड होता है जो अपनी जगह पे खड़े होकर बात कर रहा होता है। अगर वो अपनी बात करके चले भी गए स्पीकर डाइस तक, तो जिसका माइक ऑन है वो बात तो रिकॉर्ड पे है। अब चेयरमैन ने क्या गलत बात की? चेयरमैन ने यही बात की कि अगर आप जो है FBR का चेयरमैन एक IMF का सर्विंग, और उसके जवाब में वो इफ्तिखार दुरानी की क्या बात थी कि फलां भी फलां जगह जॉब कर चुका है। भाई ये तो सर्विंग था, उसको आप लगा देंगे तो वो क्यों, उसकी क्या सोच होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए? वो IMF को प्रेफर करेगा या आपके लोगों के हाल को देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत को फेवर देगा? तो ये इतनी बुरी बात तो नहीं थी अगर इसके बारे में जवाब दे देते, क्योंकि जैसे जैसे IMF की शराइत सख्त होंगी, इतनी महंगाई होगी, इतना ही आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा। पता चल रहा है कि बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, गैस की भी बढ़ रही है, पता नहीं कितने हजार के टैक्सेस लग रहे हैं। आप यही जवाब देते, लेकिन आपने कहा कि कोई काबिलियत नहीं है, इसमें तो मैं मानूंगी। कहाँ मुराद हमला जो है थोड़ा जाती हो गया, यही आप कह रही है शला साहिबा। चेयरमैन हमेशा करते हैं, वजीर आजम को सिलेक्ट वजीर आजम कहते हैं, जमहूरियत की नफी करते हैं, ही नेम कॉल्स, वो अपनी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएशन की डिग्री की नफी करते हैं, वो ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है और हर जमहूरी रूह से गलत है। बिलावल साहब जातियात पे बात करते हैं, जरदारी साहब जातियात पे बात करते हैं, और जो मुराद सईद ने बात की बिल्कुल गलत बात नहीं की। उन्होंने उनको बताया है कि एलिजिडली, लेकिन जवाब नहीं दिया, जो बताया उसकी बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। अंबर वो हमें इकोनॉमी पे लेसन नहीं दे सकते, इन दोनों पार्टीज की इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस में हमें यहाँ लेके आए हैं। ठीक है शैला साहिबा, शैला मैं चाहती हूँ मुसद्दिक मलिक साहब। अंबर साहिबा मैं बात कर रही थी, नहीं अंबर साहिबा मैं बात कर रही थी, मेरी बात के मेरे दरमियान में वो बोल पड़ी मलिका साहिबा, और आप सुन रही हैं। जी कमाल है।
जी जरदारी साहब ने तो जब वो सदर थे, जब भी उन पे जाती बातें होती थी, जब भी जवाब नहीं दिया। असद उमर ने मुंह खोला तो सारा उनका इंप्रेशन धड़ाम से गिर गया, उन्होंने जातियात पे बात की हमेशा। आज ये सियासी बात थी बिलावल साहब की, इसका सियासी जवाब आना चाहिए था। 1 घंटे में 15-16 पेपर देने वाला बंदा जो है वो गैर सियासी बातें कर रहा है। आप कब तक इन बातों पे परेशान होते रहेंगे? आप समझते क्यों नहीं कि वो एक पार्टी के चेयरमैन है जो इस वक्त ऑपोजिशन सबसे नुमायां कर रही है और पार्लियामेंट में कर रही है। आप जवाब दें इसका कि क्या पूरे पाकिस्तान में आपको IMF के लिए कोई काबिल आदमी नहीं मिला था जो अभी तक सर्व कर रहा था, आपने वो लगाया? ठीक है, यहाँ मैं से रोकती हूँ क्योंकि मुसद्दिक साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या कहती है? क्या गैर जमहूरी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? सुनना नहीं चाहते, जवाब सुनना नहीं चाहते जब वो खिताब करते हैं कौमी असेंबली से? देखिए, पहले तो आपका जो पहला सवाल है इसी से मुतल्लिका मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज जब एहतजाज हुआ है वो इस बात पे है कि पहला हक या तो पार्लिमानी लीडर को होता है किसी भी पार्टी के कि जब भी वो बटन दबाए उसकी बात सुनी जाए, या लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होता है। जब कर चुके थे वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, अपनी पार्टी के हेड भी हैं बिलावल साहब, जब वो गुफ्तगू कर चुके थे तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो पार्लिमानी लीडर हैं, ये उनका हक था, पार्लिमानी हक था कि अगर वो बात करना चाहें तो उनको ये हक दिया जाए। और हमारे दोस्त ने जो बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की PTI की तरफ से, ना वो पार्लिमानी लीडर हैं, ना वो अपनी पार्टी के हेड हैं, ना वो इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हैं। इस वजह से उनको बारी जब दी गई तो ऑब्वियसली पार्लिमानी रिवायात के वो ख़िलाफ़ थी और लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जाके स्पीकर साहब के डाइस के सामने खड़े हुए कि आपने पार्लिमान के किस कानून के तहत पार्लिमानी लीडर का माइक बंद करके इनको मौका दिया है। पहला तो मामला ये था। दूसरी बात, अगर आप गुफ्तगू सुने तो अगर ये कहा जाए कि पिछले 9 महीने में जो 6% पे शरह तरक्की थी वो 3 पे कैसे गिर गई भाई? और क्यों GDP इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ लोगों को रोज़गार मिलता है, यानी लोगों की नौकरियां आपने क्यों काट दी? तो कहते हैं ये चोर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। अगर इनसे पूछा जाए कि चलिए ये बता दीजिए कि 4% से कम थी महंगाई की शरह, ये आपने 10 से ज़्यादा कैसे कर दी 6 महीने में? तो कहते हैं क्योंकि ये चोर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए कि बिजली क्यों महंगी हो गई, तेल क्यों महंगा हो गया, गैस क्यों महंगी हो गई, रोटी क्यों महंगी हो गई, दवाएं क्यों 200% बढ़ गई, डायलिसिस आपने सरकारी हस्पतालों में मक्का की रियासत में 3000 से बढ़ा के 8-9 हज़ार क्यों कर दिया? तो कहते हैं क्योंकि ये चोर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए। अब आज जो गुफ्तगू हुई है आप मुझे बताइए उसमें गलत क्या है? एक तरफ तो IMF बैठी हुई है निगोशिएट करने के लिए टेबल के, और दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है? IMF। यानी दोनों तरफ IMF बैठी हुई है और IMF ये फैसला करेगी कि बिजली की कीमत क्या होगी, गैस की कीमत क्या होगी, महंगाई कितनी होगी। असल में जवाब इसका ही होना चाहिए था कौमी असेंबली में भी, लेकिन मुसद्दिक साहब नहीं, मगर उसके अलावा देखिए मेरी बात सुनिए। ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और मरियम नवाज के ओहदे का मामला, उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। में एक बार फिर खुशामदीद। बात जो होती है वो कौमी असेंबली में, लेकिन सेनेट में भी बहुत बातें होती हैं। अब गवर्नर सिंध के बारे में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने क्या कहा, सुनते हैं। जब कोई गवर्नर किसी सूबे की तकसीम की बात करता है तो वो उस पोजीशन पे रहने का हक उसका खत्म हो जाता है। ये हक नहीं है उनका कि वो उस कुर्सी पे बैठे जिस कुर्सी पे उन्हें बिठाया गया। लिहाजा वजीर आजम नोटिस तो बात की बात है, पहले उन्हें बरतरफ करना चाहिए। इस्तीफे की भी जरूरत नहीं, उनको बरतरफ करके उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए कि ये उन्होंने किया कैसे है। अच्छा, गवर्नर सिंध ने ये क्या कहा था जिस पर जाहिर शोर मचा है? सुनिए, वो भी सुन लेते हैं। मलिका साहिबा।
जी, आई थिंक बड़ी अच्छी और गैर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बड़ी जमहूरी बात कर रहे हैं। वो एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है और पाकिस्तान अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है एज अ कंट्री कि हमें देखना चाहिए कि क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नए सूबों की ज़रूरत है। और ये डिबेट पार्लियामेंट में शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट में 2 बिल्स टेबल हुए हैं जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में गए हैं, जहाँ पे बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा, हज़ारा सूबे की नवाज के जी ऑलरेडी ये डिस्कशन हुई। तो ये गैर जमहूरी या गलत सोच तो है नहीं। सिंध के ऊपर जाहिर टेबल नहीं हुए और आपको भी मालूम है कि सिंध के तकसीम के हवाले से ये सियासी मामला भी है और विफाक की नुमाइंदगी करते हैं गवर्नर, लेकिन बहुत वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई गलत बात नहीं कर रहे। वो कोई ऐसी बात नहीं करे जो गैर जमहूरी है, जो मुल्क को तोड़ने की बात हो रही है या फेडरेशन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। वो ऐसी बात कर रहे हैं जो रियलिस्टिक है, जो सही है। और पाकिस्तान की जो सिंध की जो आवाम है शायद वो ये बात चाहते भी हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। मुझे तो इसमें कोई ऐसा अभाम नहीं लगा कि बात गलत हो रही है। जब हम इतने बड़े चैनल पे बैठते हैं, पूरी दुनिया में बात जारी होती है, तो हमारी बात में शायद नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। गवर्नर जो है वो विफाक का नुमाइंदा होता है और आप किसी सूबे के गवर्नर होकर इस बात को जब करते हैं, जब ये मामला असेंबली में आया हो, जब ये मामले में असेंबली में डिस्कशन हो रही हो कि होनी चाहिए। अब जितनी दफ़ा भी ये बात होती है, वो एलिमेंट्स जो हर फेडरल गवर्नमेंट के साथ होते हैं, जब ये बात करते हैं, MQM किसी भी सूरत में हो, जब ये बात करती है तो हमेशा असेंबली के बाहर करती है। जब हमने एक दफ़ा इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाए तो उस वक्त सरदार साहब थे और इनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि सूबे को तकसीम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वो जिस हुकूमत के साथ बैठे हैं उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है और वो रोजाना की बुनियाद, जिसको हम कहते हैं डेली वेजेस पे चल रही है, कि कोई एक शोशा छोड़ो जिसकी वजह से मौजूए गुफ्तगू जो है चैनल्स का वो बन जाए और अवाम इसे भूल जाए कि उन पे कितने टैक्सेस लगे हैं और उन पे कितने बिल बढ़े हैं। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सिंध में तकसीम की कोई आवाज़ नहीं है। सिंध में आज तक ऐसी रेजोल्यूशन नहीं आई असेंबली में। सिंध में कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सिंध में किस तरह से हो सकता है? और अभी जब असेंबली में मुराद अली शाह साहब ने ये पूछा कि वो लोग जो सिंध के बंटवारे के हक में नहीं है खड़े हो जाएं, तो ऑपोजिशन में डिवीजन हो गया। GDA हमारे साथ खड़ी थी, इनके जो सिंधी स्पीकिंग है वो हमारे साथ खड़े थे और ये लोग कह रहे थे कि ये GDA हमारे साथ खड़ी थी और उनको आप अलग करके भी हमसे पूछ सकते। PTI भी खड़ी हुई थी। आगे से जो इनके उर्दू स्पीकिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने सोचा कि कराची में हमें अपने आप को किस तरह मजबूत करना है, वो उन्हें इशारे कर रहे हैं, बैठो बैठो बैठो। वो नहीं बैठे आखिरी वक्त तक। तो ये सूरत हाल है। तो इस तरह के शोशे छोड़ना सही बात नहीं है। गवर्नर साहब को चाहिए वहां पे गवर्नर हाउस खारिज करें, कोई यूनिवर्सिटी बना दें। एक यूनिवर्सिटी वजीर आजम हाउस की इंतजार कर रही है, कुछ करें, तामीरी काम करें। लेकिन मुसद्दिक साहब इस तरह के शोशे छोड़ने से इतराज करें, बस वो गाते रहे तब्दीली आई है, वो अच्छा है। ये शैला बीबी कह रही थी कि पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं भूलेंगे कि हमने उन पे कैसे टैक्सेस लागू किए। आई थिंक पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं भूलेगी जैसे उन्होंने भुट्टो के रोटी कपड़ा मकान के फलसफे को करप्शन में रोंदा है। जो इनकी मिस गवर्नेंस ने पाकिस्तान का हाल किया, पाकिस्तान की आवाम वो कभी नहीं भूलेगी। जो हम आवाम के लिए कर रहे हैं वो तो वो याद रखेंगे, लेकिन जो मिस गवर्नेंस और करप्शन से पाकिस्तान को जिस दहलीज पे लेके आए, आवाम कभी वो नहीं जवाब होता रहेगा। मुसद्दिक साहब, क्या गवर्नर मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जवाब देना सिंसियरली बिलीव्स है। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ और इसका जवाब ये है कि बीबी केपी से ज्यादा पख्तून जो हैं वो कराची में हैं। 1 मिनट में बात कर लूं। केपी पेशावर से ज्यादा पख्तून कराची में हैं। पंजाब से रोजाना की बुनियाद पर मजदूर यहाँ आ रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो रेवेन्यू है वो प्लस में है। तो जहां पर रोजगार मिल रहा हो, जहां से दूसरे सूबे से लोग आ रहे हो, तो हमने रोटी कपड़ा और मकान सिंध में मैसर है, जब भी तो आपके यहाँ से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज भी हमने बिजली पैदा की है, तो फैसलाबाद में गई है, आप नहीं बिजली पैदा कर सकी। आज भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ काम हो रहा है। अपने मिनिस्टर डेस्कॉन का बयान सुनिए। आपसे मेरा सवाल था कि गवर्नर से जवाब देती रहे, दलील नहीं है। या आपको लगता है कि सिंसियरली मेंट होगी, फिक्र ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक सेंसिटिव मामला है।
आपको पता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि 4 सूबों और दीगर जो इलाके थे उन सब ने ये फ़ैसला किया कि वो मुल्क मिल के एक मुल्क बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जब ये फेडरेशन के कानून को आप या फेडरेशन के फ्रेमवर्क को दोबारा से आप उसके ऊपर बातचीत करना चाहें तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि ये गुफ्तगू असेंबली में हो और ये बाई पार्टिज़ान गुफ्तगू हो, यानी एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन हो और फिर वो जी खुल के जी भर के ये गुफ्तगू करें, लेकिन इसको पोलराइज ना करें गुफ्तगू को शुरू होने से पहले, बिकॉज इसमें बहुत से सूबे जो हैं वो एलियनेट हो अपने आप को फील कर सकते हैं, बहुत सी कौमियतें अपने आप को एलियनेट फील कर सकती हैं। इस वजह से बेहतर और अफसल तरीका ये होगा कि बजाय इसके कि इस गुफ्तगू को टेलीविज़न पे लाया जाए या बजाय इसके कि लोग इस पर तबसरा करें पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर, जिसका ये हक़ है, अगर ये फेडरेशन है तो वाहिद वो फोरम जहाँ पे इसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है और इजाफी सूबे बनाए जा सकते हैं वो पार्लिमान है। तो पार्लिमान से बाहर अगर इस गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए तो मुल्क में पोलराइजेशन कम होगी और अगर तमाम सियासी जमातें मिल के एक बंद कमरे में पहले ये गुफ्तगू करें और फिर उस गुफ्तगू को खोला जाए तो गालिबन हर जो रिप्रेजेंटेशंस होने वाली हैं और हर सूबे के अंदर बेशुमार लोगों का मुकदमा है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो एक ज़्यादा मौसर तरीक़ाकार होगा। हर इंसान का हक़ है वो जो मर्ज़ी कहे, मगर अगर गवर्नर साहब इसको पोलराइज होने से बचा लेते तो गालिबन आज ये डिबेट ना होती। अच्छा तो यहाँ मैं एक और आपको क्लिप सुनवाऊंगी। अच्छा शहला साहब, यहाँ मैं एक संजीदा मामला है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि मलिका साहिबा की जानिब इस पे ज़ाहिर सवाल करूँगी। बात यह है कि अगर हम घरेलू जो कारकुनान है उसके वर्कर्स हैं उसके हवाले से एक बिल पेश किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन कौमी असम्बली है महनाज साहिबा, और उस पर एतराज़ किया था वज़ीर दाखिला ने। क्या एतराज़ था, सुनिए। से प्यार करो, शफकत से पेश आओ। अगर आप इसके ऊपर भी बिल और लॉ लाना शुरू कर दिया तो फिर हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है। मैं ये नहीं कहता कि जो उन्होंने बात की है, 1-2 इंसिडेंट इस्लामाबाद में हुए, बट इस्लामाबाद की आबादी कितनी है, 2 इंसिडेंट्स के ऊपर आप एक ऐसा बिल नहीं ला सकते जिससे कि हमारी वैल्यूज़ हर्ट हो, जिससे कि हमारे घर की 4 दीवारी। मलिका साहिबा देखें, अगर हम इसकी कह सकते हैं इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम के हवाले से बात करें, हसास मामला है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से अगर कानून साजी की जाए ये तो हसास मामला नहीं है। मैं नहीं समझती कि वज़ीर दाखिला क्या समझ रहे थे कि क्या हो जाएगा अगर इसको मंजूर कर लिया जाए। आई थिंक ये तो प्राइवेट मेंबर्स डे था जिसके ऊपर प्राइवेट मेंबर्स जो हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनका इस्तेहकाक है कि वो लेके आएँ कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर। आई थिंक ये एक अच्छा बिल था बिकॉज ये डोमेस्टिक वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था विद इन होम, जो आज तक सही तरह प्रोटेक्ट नहीं हुई और उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, उनकी वेजेस हैं, उनकी पर्सनल राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, सही तरह प्रोटेक्ट नहीं हुई हैं। तो अच्छा बिल था। आई थिंक वज़ीर दाखिला साहब शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर हम इस एरिया को रेगुलेट करेंगे और बहुत हार्श तरीके से रेगुलेट करेंगे तो शायद पुलिस लोगों के घर के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाएगी, फ्रॉम व्हाट जो मैंने समझा वहाँ बैठकर। बट आई पर्सनली फील कि सही हुआ कि इस बिल के ऊपर जो वोट हुआ मोशन, उसके थ्रू बिल स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस में चला गया और अब इस बिल पे एक डिटेल डिस्कशन होगी और ये बिल लॉ बन सकेगा। उन्होंने एक पोजीशन ली, उस पोजीशन से पार्लियामेंट के अंदर की शादी पे भी जी उस बिल पे तो पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक स्प्लिट है, एक कंप्लीट तकसीम है। आपने देखा कि 2 मिनिस्टर्स ने एक राय दी और एक मिनिस्टर ने एक राय दी और हम सब ने उस पर डिफरेंट तरीके से वोट किया। बट दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम वो पार्टी है जिसके अंदर डिसेंट को फरोग दिया जाता है। हमारी पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, तो हमारी पार्टी के अंदर आप किसी भी इशू के ऊपर ऑन सर्टन एरियाज अपने कॉन्शियंस के साथ वोट कर सकते हैं और पार्टी लाइन को आई गेस डिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये कहना है कि जमहूरियत है मुसद्दिक साहब, और ये भी कहती है कि ऐसा दरबारीपन जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में है वो नहीं है। लेकिन एक और मामला जो मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मलिका साहिबा भी पेश है इस काम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने चैलेंज कर दिया है मरियम नवाज साहिबा का ओहदा बतौर नायब सदर का। आपका मौक़िफ़? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहली बात पे बात कर लूँ। मैं ज़्यादा चार्ज बात नहीं करता, मगर ये बड़ा चार्ज्ड पॉइंट आपने उठाया है। ये वज़ीर दाखिला साहब से पूछिए कौन सी वैल्यूज़ हर्ट हो रही हैं भाई।
कम उम्री 6-6, 7-7, 8-8, 12-12 साल की बच्चियों से घर में काम करवाने से कौन सी वैल्यू हमारी वायलेट हो रही है अगर उनको रोका जाए? उनको मारपीट की जा रही है, उनको जानवरों की तरह बांध के रखा जा रहा है। अगर कोई उनको मारता है, पीटता है, छोटी छोटी कमसन लड़कियों को, लड़कों को, तो क्यों ना उनके घर की वायलेशन की जाए? ये कौन से घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये बड़ा एक इमोशनल मामला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी मैंने ओवरटोन्स इस्तेमाल की हैं, मगर ये उन्होंने कमाल गुफ्तगू किया आज कि हमारी वैल्यूज़ हर्ट होती हैं। गरीब के बच्चियों को अब्यूज़ करने से हमारी वैल्यूज़ अब्यूज़ होती हैं। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं भाई, ज़रा हमें बताएं। ये कौन सी ऐसी गैर दरबारीपन या दरबारीपन है जिसके तहत इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर? लानत है ऐसी वैल्यूज़ के ऊपर मेरे नुक्ता नज़र से। दूसरी जो आपने थोड़ी सी टेक्निकल बात की है, मेरे ख्याल में मलिका साहिबा ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि 17th अमेंडमेंट, 17th हमारी जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, वो हमें ये हक देती है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो किया जाए। और आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी और उसके बाद भी हर दफ़ा जब डिक्टेटर्स आए हैं तो उन्होंने इसको आर्टिकल 17 को वायलेट करने, ख़त्म करने, कंटेन करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि सदर साहब ने बेनज़ीर साहिबा पे एक मुकदमा किया था और 62-63 लगा के उन्हें हटा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, गालिबन 416 SC 41, सुप्रीम कोर्ट 4116 है केस का नाम, जिसमें 14 मेंबर्स का, 1, 2, 5, 7, 10 नहीं, 14 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे एक बेंच बना और उन्होंने ये रूलिंग पास की कि आप किसी भी चीज़ के तहत, किसी भी डिसीजन के तहत फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन किसी से नहीं छीन सकते। अब मौजूदा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ का भी तो केस है, वो प्रेसिडेंट मौजूद है, जहां जो अदालती फैसला वो भी तो है। जी, मैंने इसी वजह से तो कहा कि अब अदालत को फैसला करना है कि 14 सुप्रीम कोर्ट के जज डिसीजन बेनज़ीर के केस में था, वो उसकी तरफ देखेंगे या मौजूदा जो डिसीजन अभी उन्होंने किया है उसकी तरफ देखेंगे। उस पर मैं इससे पहले वो अगर ये वाकई सब जुडिस हो गया मामला तो मैं इस पर नहीं बात करना चाहूँगा। ये अदालत अब फैसला करेगी कि वो दोनों में से किस को देखते हैं और किस रुख से देखते हैं। मगर मैं जाते जाते ये ज़रूर कह दूँ कि इस वक्त उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, लेकिन बहरहाल ये अदालती फ़ैसला है, जो इनके गुमान में आई ये ज़रूर करें। हम भी अपना जो लीगल हक है और जो समझते हैं आर्टिकल 17 के तहत हमारी जो कानूनी स्पेस है उसको भरपूर तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। मलिका साहिबा, अगर मेरे पास कोई वक्त बहुत थोड़ा रह गया, मौक़िफ़ आपका है। जी बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 17 की बात की मुसद्दिक मलिक साहब ने, इसी तरह उसी आइन के अंदर आर्टिकल 62 और 63 भी प्रेवलेंट है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करता है। और 62-63 के ज़िम्मे में जो शख्स फॉल नहीं करता वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। बट उससे भी बियॉन्ड जाती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि आप पार्टी ऑफिस बेरर भी नहीं हो सकते। बिकॉज अगर किसी इंसान को किसी अदालत ने मुजरिम करार दे दिया हो तो 62-63 से बाहर आ जाते हैं। और अगर अदालत के फैसले और नैब के फैसले को देखा जाए और इलेक्शंस एक्ट को भी पढ़ा जाए तो उससे यही फैसले पे आप आते हैं, यू कम टू द कंक्लूजन कि ऐसा शख्स जिसको किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है वो किसी पार्टी ऑफिस को होल्ड करने की अहल नहीं है और मरीम साहिबा इस इमरे में फॉल करती ठीक है, मैं मजीद सवाल करती, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहिबा और मुसद्दिक साहब और शैला रज़ा साहिबा। ब्रेक से पहले यहाँ बता दूँ कि हम मेयर कराची से भी बात करेंगे। कराची के तजावुज़ात के हवाले से आज समाअत भी हुई थी, उसी बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, और आज जो अदालत में समाअत हुई थी तजावुज़ात के हवाले से, उस पर उनसे सवालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का वसीम साहब। वसीम साहब, आज अदालत बहुत बरहम नज़र आई थी कि जो हुक्म दिया गया था जनवरी में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। सईद गनी साहब ने तो आज ये तक कह दिया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे लेकिन घर नहीं गिराएंगे, और जो आपका एक रद्द-ए-अमल सामने आया वो यही लग रहा था कि आप बेबस हैं, आपके पास इख्तियारात नहीं हैं। तो फिर कैसे अमल दरामद होगा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है? देखें, आज जो केस लगा हुआ था उसमें बरहमी कोर्ट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से थी। सेक्रेटरी डिफेंस आए हुए थे जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किए थे।
जो उनके लैंड पे शादी हॉल बने हुए हैं उसके हवाले से थी। जहाँ तक KMC का ताल्लुक है, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया है और आज भी करवा रहे हैं। जहाँ तक नए जिम्मेदारियों का मामला है, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और कोर्ट ने कहा है तो इंशाल्लाह KMC जो है वो एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर से, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर से, फुटपाथों से और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से, प्लेग्राउंड से, बिल्कुल अगर वहाँ इंक्रोचमेंट है हम रिमूव करेंगे उसको। लेकिन वसीम अख्तर साहब, जब 26 जनवरी को आपने बात की थी तो आप क्या कह रहे थे, सुनाते हैं फिर इस पर सवाल करते हैं आपको, सुनिए। इस इशू को रिव्यू करें क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये काम। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कराची शहर के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले। कंपलसेट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए वसाइल भी चाहिए। मैं ये काम करने से कासुर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और ना मैं ये किसी को कह सकता हूँ कि ये काम करो। मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। वसीम अख्तर साहब, ऐसा ही जाहिर हो रहा है कि जो वजीर बल्दियात सिंध है सईद गनी साहब, उनका मौक़िफ़ और आपका मौक़िफ़ एक है कि ये खून पसीने की कमाई है लोगों की, हम कैसे गिरा सकते हैं? मैं आपको इसका हवाला दे दूं, आपने मिक्सअप कर दिया इसको। मुझे KMC को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो एमिनिटी प्लॉट्स पे जो इंक्रोचमेंट हुई हुई हैं, जो नालों पे, पार्क्स पे, फुटपाथों पे, वो रिमूव करने के लिए दी गई थी। जब मामलात रेजिडेंशियल एरिया के आए तो वो मैटर जो था वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी लगाई थी, क्योंकि उनकी परमिशंस के साथ ये इलीगल घर बने थे। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने ये बिल्कुल आपने जो दिखाया है बिल्कुल करेक्टली सेड कि अगर वहाँ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया है, अगर वहाँ लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो वो नहीं गिराई जा सकती। या तो गवर्नमेंट जो है वो उनको ऑल्टरनेट दे, उसके बाद उनसे वो खाली कराई जा सकती हैं। ये मेरा मौक़िफ़ था, आज भी है। मगर जहाँ तक रेजिडेंट्स का ताल्लुक है, जहाँ लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, आज भी जो ऑर्डर्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं हैं। और अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 30 to 45 डेज़ का आप नोटिस दें और वो खाली कराएं। हिल पार्क के चारों तरफ 7 इलीगल बंगले बने हुए हैं। किडनी हिल पे रेजिडेंट्स बने हुए लोगों के, वो इलीगल हैं। हम उनको नोटिस देंगे और उसको रिमूव करेंगे। मगर जो बिल्डिंगों में, जो फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, जहां बिल्डर्स बेच के चले गए हैं, ये उस इशू का मैटर है। ये तो इसमें ऐसा ही जाहिर होता है कि आपको दोनों को, यानी कि जो हुकूमत सिंध है और जो जाहिर है बल्दियाती जो आपका जाहिर है ओहदा भी है और आपका दफ्तर है, साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ये मामला हल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को फिर मौका ना दोबारा मिले बरहमी के इजहार का। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे तो KMC तो ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रही थी, मगर जब जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की डाली सुप्रीम कोर्ट ने और CM साहब ने कमेटी बनाई हेडेड बाय सईद गनी साहब, उसका मैं भी मेंबर था, तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो उनको जो कहा गया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। लाइक उनको अल्टरनेट प्लॉट्स देने की बात की थी कि आप इन लोगों को जो डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, उनको आप अकोमोडेट करेंगे, उसमें जगह निकाल के देगी सिंध गवर्नमेंट ताकि उनको वहाँ इनकी शॉप्स वहाँ बनाई जाएं। सिंध गवर्नमेंट ने कोई खातिर खा उसमें आगे मेहनत नहीं की, सिर्फ KMC ही करता रहा। तो इसलिए ये बरहमी हुई थी। अगर सिंध गवर्नमेंट उस ऑर्डर को सीरियस ले और इम्प्लीमेंट करे तो हम KMC तो साथ हैं, हम मिलकर काम करने की, लेकिन हुकूमत सिंध ने काम नहीं किया, आपने किया, KMC ने काम किया। एग्जैक्टली। वसीम अख्तर साहब, एक और मामला जो है, जो फुटपाथ पे जो जाहिर है जो सारे ठेले वगैरह थे, उसमें भी आप जब ये सारा मामला उठा था आपने कहा था कि मुतबादल फराहम किया जाएगा उनको भी, तो कहाँ है वो मुतबादल? हमने अबाउट 1500 शॉप्स जो है मुतबादल दे चुके हैं एंड वी आर वर्किंग फॉर रेस्ट ऑफ अबाउट 1500। हम उन इलाकों में जगह निकाल रहे हैं जो हमारे टेनेंट्स थे रजिस्टर्ड, उनको हम ऑल्टरनेट देंगे। मगर इसमें आधा से ज़्यादा काम KMC कर चुकी है। हम डिपेंड कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी, उसने कुछ भी नहीं किया। तो अब हमें ही कहीं ना कहीं निकाल के उनको ऑल्टरनेट देना होगा।
आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि अब इस आज की समाअत, बरहमी का आज़ार, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, उसके बाद सिंध हुकूमत भी हरकत में आएगी, तवक्को कर सकते हैं हम? देखिए, आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स, बिल्कुल। और जो जिस चीज़ पे ऑर्डर्स हैं वो इलीगल ही बने हुए हैं। वो गवर्नमेंट लैंड पे उन्होंने जाली किस्म की लीजेस बनाई हुई हैं। पुराना जो बिगाड़ है ये वो है सामने जो आ रहा है। कराची पे तो ऐसा लगता है लूट का माल है। कराची को तो हर आदमी आता है और इंक्रोच करना शुरू कर देता है और माफिया बन जाता है यहाँ, क्योंकि लैंड ओनिंग एजेंसी अपनी लैंड को सेफ नहीं करती। यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई ओन ही नहीं करता कराची को। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर वो तो इम्प्लीमेंट तो होंगे। इससे पहले सिंध गवर्नमेंट को खुद चाहिए था कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होने देते। आज जो बिल्डिंगों का जंगल बन गया है वो कैसे मिली है एनओसीज उनको? ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना सीवेज है। सवाल करती हूँ, तो बिल्डिंग कंट्रोल ने कैसे दी परमिशन? क्योंकि हमने सईद गनी साहब जो वजीर बल्दियात है सिंध के, उनका मौक़िफ़ तो सुन लिया है, लेकिन अगर वो नहीं काम करते, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको हुक्म दे देती है, KMC को हुक्म दे देती है कि दिफाई ज़मीनों पर जो मैरिज हॉल बने हुए उनको गिरा दे, तो आप गिरा देंगे? बिल्कुल गिरा दूंगा। लेकिन आप हुक्म का इंतजार करेंगे? जाहिर है, मुझे देखें, मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे सपोर्ट भी चाहिए होती है। रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, पुलिस की, इनकी सपोर्ट चाहिए होती है। कुछ एरियाज कंटोनमेंट के हैं तो कंटोनमेंट को ऑन बोर्ड होना होगा। जो हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की थी उसमें सारे ऑन बोर्ड थे। कमिश्नर कराची, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये सारे ऑन बोर्ड थे, कंटोनमेंट के जिम्मेदार। तो जाके ये रिजल्ट आया और एम्प्रेस मार्केट क्लियर हुई है। आप क्या समझते हैं वसीम अख्तर साहब, 40 साल पुराना वाला कराची दोबारा से कैसे बन सकता है? देखें, अगर विल है और अगर सोच लिया है कि कराची को ठीक करना है और ये इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, कारोबार करने के लिए नहीं है। अगर वो 40 साल पुराना वाली कराची लेके आनी है, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत हो गया, हद से ज़्यादा जा चुका है मामला आगे। लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ सड़कों पे चलना पड़ता है, एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, फुटपाथों पे लोग कारोबार कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब मजाक बनाया हुआ है इस शहर का। इस शहर को तबाह कर दिया पिछले 10 सालों में। तो अब अगर मौका आया है, सुप्रीम कोर्ट चाह रही है ये चीज़ें ठीक। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर अब होगी पीर को मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।